हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से पहले मैंने डिंगल भाषा से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दिया था, जिसमें मैंने डिंगल भाषा के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो भी आपके सामने रखा था। तो दोस्तों, उसी चैप्टर भाषा चैप्टर से रिलेटेड आज का भी वीडियो है, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने अवहट भाषा को रखूँगा। और आज मैं दोस्तों अवहट से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, उसके शब्दकोशीय विशेषताएं या फिर व्याकरणीय विशेषताएं जो भी हैं, और अवहट से रिलेटेड किसने अवहट के बारे में क्या कहा है या किससे रिलेटेड है इसका काल, ये सभी है आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है दोस्तों, अवहट भाषा। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है अवहट, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट मैंने जो लिखा है, अवहट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, अवहट जो भाषा है, इससे पहले एक भाषा आई थी, उसका नाम था अपभ्रंश, ठीक है। और अवहट अपभ्रंश का ही विकसित रूप है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले भाषा के रूप में संस्कृत विकसित हुई थी भारत में, किंतु जब संस्कृत का व्याकरण और उसके नियम बन गए, लिपिबद्ध हो गए, तो उसकी जटिलता के कारण लोग संस्कृत से दूर होते गए और अन्य भाषाएं उसके जगह भाषाओं ने ले लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं, संस्कृत की जगह पर जो भाषाएं वो प्राकृतिक थी, पाली थी और भी अन्य भाषाएं थी। तो जब कोई भी भाषा में कुछ उसके व्याकरण में कुछ कठिनाई आती है, लोगों को समझ से में नहीं आता और उससे दूर होने लगते हैं, तो फिर उसी का विकसित रूप अन्य भाषा हो जाती है। तो यहाँ पर भी अपभ्रंश भाषा थी, उसी का विकसित रूप है अवहट। तो यहाँ हम अवहट के बारे में देखेंगे। बहुत से उदाहरण इसके जो होंगे दोस्तों, वो अपभ्रंश के ही होंगे, क्योंकि ये अपभ्रंश का विकसित रूप है। तो कुछ कुछ जगहों पर अपभ्रंश की चीज़ें ली गई हैं और बहुत सी जगह पर अपभ्रंश का ये विकसित रूप भी है, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अवहट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, अपभ्रंश की भांति यानी कि अपभ्रंश की तरह, ठीक है, अवहट को भ्रष्ट भाषा माना गया है। भ्रष्ट भाषा माना गया। अब दोस्तों, ये भ्रष्ट भाषा क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं। तो जिस भाषा में शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत यानी कि अलग, संस्कृत के मानक शब्दों से अलग होकर उसे ही भ्रष्ट भाषा माना गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृत से अलग जितने भी भाषाएं बनी और जिन्होंने संस्कृत के जो व्याकरण के मानक शब्द थे उसको छोड़कर या उससे अलग शब्द को अपनाया, तो उससे भाषाओं को भ्रष्ट भाषा बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर अवहट आगे देखते हैं। अवहट को अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना गया है। कड़ी किस लिए माना गया है दोस्तों? क्योंकि अपभ्रंश जो भाषा थी, ठीक है, और पुरानी हिंदी, आगे जब हम लोग देखेंगे अवहट के बारे में, तो हिंदी और अपभ्रंश के बीच का ही है। कुछ कुछ ऐसे शब्द या आएंगे जो हम लोग आजकल भी यूज करते हैं, आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसलिए अवहट को अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर जब अवहट भाषा के बारे में हम लोग जब देख रहे हैं, तो अवहट भाषा का काल क्या था, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अवहट भाषा का काल 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। यानी कि 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच अवहट भाषा का काल है। किंतु यहाँ पर साहित्यिक प्रयोग, बहुत से रचनाकारों हैं जिन्होंने साहित्य लिखा, ग्रंथ लिखा, तो उसके अनुसार कहीं कहीं पर यह बताया गया है कि साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से अवहट भाषा 14वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। अवहट भाषा की जो समय था साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से, वो कब तक था? 14वीं शताब्दी तक था, ठीक है। अब आगे का जो पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं कि अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया।
तो इसका आंसर क्या है? अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया। ठीक है, कौन थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर? मिथिला निवासी थे दोस्तों। ठीक है, तो अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिथिला निवासी ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया। ठीक है, उसी तरह एक और रचनाकार थे, वह थे वंशीधर टीकाकार। ठीक है, तो इन्होंने भी अवहट भाषा में एक रचना की और अवहट को भाषा माना है। तो क्या है? वंशीधर ने प्राकृत पैगल्लम की भाषा को अवहट माना है, यानी कि प्राकृत पैगल्लम जो रचना थी वंशीधर की, उसमें जो भाषा यूज की गई थी उसे अवहट माना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, और बनेंगे ही। अगला देखते हैं, विद्यापति। विद्यापति को तो दोस्तों हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है जीएस में भी। तो विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, ठीक है, कि भाषा को अवहट कहा है। यानी कि विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की थी और उसमें जो भाषा का प्रयोग किया है वह भाषा कौन सी है? तो वह भाषा है अवहट। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मैं आगे आप लोगों के लिए रखूँगा। अगला देख लेते हैं, एक रचनाकार हुए अधमान। ठीक है, अधमान ने अपने संदेश रासक में, इनकी एक रचना है, में अवहट भाषा के प्रयोग का उल्लेख किया है। ये भी एक, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अधमान ने अपने संदेश रासक में अवहट भाषा के प्रयोग का उल्लेख किया है। ठीक है, अगले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान हुए जिन्होंने अवहट के बारे में कुछ बोला है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। वो कौन थे? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनके अनुसार दोस्तों अवहट अपभ्रंश और अवहट भाषा को समानार्थी माना है, यानी कि एक जैसा माना है। ठीक है, ऐसा ये इन्होंने इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि देखा गया है कि जब अपभ्रंश या अवहट का काल था 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी या उससे पहले जितने भी समय हुए, तो जितने भी विद्वान हुए, रचनाकार हुए, उन्होंने या तो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है या फिर अवहट भाषा का प्रयोग किया है। दोनों का प्रयोग किसी ने एक साथ नहीं किया है। ठीक है, अगर किसी ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है एक रचना में तो किसी दूसरे ने अवहट भाषा का प्रयोग किया है। तो इसलिए दोस्तों दोनों भाषाओं को एक माना गया है। ठीक है, क्योंकि एक समय में दोनों का प्रयोग नहीं हुआ, अलग अलग हुआ है, तो इसलिए दोनों को एक माना गया और इसलिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट भाषा को समानार्थी भाषा माना है। और भोलानाथ तिवारी के जो मत थे इससे बहुत सारे विद्वान सहमत भी हुए कि अपभ्रंश और अवहट भाषा समानार्थी हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, भाषा से रिलेटेड है और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और इस चैप्टर से जैसे कि हम लोगों ने डिंगल भाषा देखा था और अवहट, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। दोस्तों हम लोगों ने अवहट के बारे में तो जान गए। अब दोस्तों बिना व्याकरण और शब्दकोशीय विशेषता से या उसकी जो संबंधी जो रचना होती है, कोई भी भाषा इसके बिना अधूरी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दोस्तों अवहट की भाषा संबंधित विशेषताएं देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो विशेषताएं हैं उसमें हम लोग ध्वनि संरचना को देखते हैं। ठीक है, तो ध्वनि संरचना में क्या है देख लीजिए। अपभ्रंश के सभी स्वरों के अतिरिक्त अवहट में 2 अतिरिक्त स्वर जोड़े गए। क्या है? अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या थी, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे में लिखा है दोस्तों, देखिए अपभ्रंश में प्रयुक्त स्वर कौन कौन से थे? अ, ई, उ, ए, ठीक है, फिर ओ, फिर आ, ई, उ, ए और ओ। तो ध्वनि संरचना में क्या हुआ? अपभ्रंश के सभी स्वरों के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त स्वर जोड़े गए। वो कौन से थे? तो ए और औ। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए सर्कल बना दिया है, कौन से? तो अपभ्रंश के सारे स्वरों को प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन उसमें जो अतिरिक्त स्वर जोड़े गए थे वो कौन से थे? ए और औ। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ विभक्ति जो होती थी उसके स्थान पर अ का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, आ की जगह पर अ का प्रयोग होने लगा था। तो उसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अकारांत आ जगह पर जो आकारांत आता था उसके जगह पर अकारांत का प्रयोग होने लगा था। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण क्या दिया हुआ है। पहला शिक्षा, तो अवहट में क्या उसे बोला जाने लगा, सीख। ठीक है, उसी तरह भिक्षा, आ अकारांत था दोस्तों, तो उसके जगह पर अकारांत का प्रयोग होने लगा था, तो वह क्या हो गया, भिक्षा का भीख हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी भाषा से रिलेटेड चैप्टर है ये ज़्यादातर दोस्तों, और भाषा से रिलेटेड नहीं, ये जो हिंदी लिटरेचर भाषा संबंधी जो सब्जेक्ट है दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, और इससे ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बनते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, विस्तृत लिखने के लिए आती हैं। यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि बीच बीच में से ऐसे कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ हम लोग पूरी तरह से विस्तृत रूप में देखेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता तो हम किस तरह से बना सकते हैं कि अवहट भाषा में आ आकारांत की जगह पर किस शब्द या किस शब्द का प्रयोग होने लगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आ की जगह पर अ का प्रयोग होने लगा था। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने समझ लिया क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवहट की ध्वनि संरचना जो थी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया दिखती है, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, क्षति पूरक दीर्घीकरण कहते हैं। उसमें जो एक प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रक्रिया दिखती है वो क्षति पूरक दीर्घीकरण है। उसमें क्या हुआ था, इसके द्विवीकरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिली थी। प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों, जैसे यहाँ पर उदाहरण पे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर कम है, क आधा म कम, तो यहाँ पर जो दो शब्द म आधा म और म आया है तो ये प्रक्रिया से मुक्ति मिली थी। कम का क्या हो गया था, काम। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बता दूं, अपभ्रंश में कम को क्या लिखते थे, कर्म लिखते थे। ठीक है, तो संस्कृत में कर्म था, अपभ्रंश में कम हो गया और अवहट में वह काम हो गया। उसी तरह दोस्तों संस्कृत में हम लोग हस्त लिखते थे। ठीक है, अपभ्रंश में यह हथ हो गया और अवहट में यह हाथ हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अपभ्रंश की व्यंजन माला के अतिरिक्त ड़ और ड़ दो नए व्यंजन विकसित हुए, यानी कि अपभ्रंश की जो व्यंजन माला थी उसके अतिरिक्त अवहट में दो व्यंजन जोड़े गए। यहाँ पर मैंने देखिए दोस्तों अपभ्रंश की व्यंजन माला लिखा है, हम लोग जो आज भी पढ़ते हैं बिल्कुल वही है, थोड़ा एक दो अंतर दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यंजन जोड़े गए थे, वो किस वर्ग में जोड़े गए थे, तो ट वर्ग में जोड़े गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह है तो ड़ आ गया था और यहाँ पर ड़ आ गया था। ठीक है, तो अपभ्रंश की व्यंजन माला के अतिरिक्त अवहट में दो व्यंजन जोड़े गए थे, किस वर्ग में जोड़े गए थे, तो ट वर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, तथ्य है। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अवहट भाषा में स्वर गुच्छों में संधि या संकोच में सरलीकरण और भी अधिक बढ़ा। ठीक है, और भी अधिक बढ़ा इसलिए दोस्तों कि संस्कृत में जो शब्द यूज किए जाते थे तो अपभ्रंश में उसे और छोटा किया गया, अवहट में वह और भी छोटा हो गया। संकोच में सरलीकरण। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण पे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे संस्कृत में अंधकार यूज होता था, ठीक है, तो अपभ्रंश में यह अंधार हो गया, अंधार, और अवहट में क्या हो गया, अंधार हो गया। ठीक है, अपभ्रंश में क्या था, अंधार था और अवहट में अंधार हो गया। उसी तरह देखिए संस्कृत में उपवास प्रयोग होता था शब्द, तो अपभ्रंश में यह उपआस हो गया और अवहट में उपास हो गया। ठीक है,
ये छोटा हो गया, संकोचित हो गया। ठीक है, इसी में दोस्तों एक और परिवर्तन हुआ था। इसमें एक और परिवर्तन संकोच के कारण ऐसा परिवर्तन हुआ था, अगर एक शब्द में एक जैसे दो स्वर आते थे तो उनमें से एक का लोप हो गया, यानी कि वो हट गया। ठीक है, जैसे देख लीजिए गृहिणी, यहाँ पर नी दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर गृहिणी का क्या हो गया, घरणी। ठीक है, धरित्री, री दो बार आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर एक हट गया और धरती हो गया। ठीक है, तो ये भाषा संबंधित विशेषताएं थे दोस्तों। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपके लिए रखूँगा, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट कर सकते हैं तो दोस्तों नोट भी कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे जो भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि जेपीएससी या बीपीएससी के भी फॉर्म भरेंगे और उसकी भी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये आपके जेपीएससी और बीपीएससी के नोट्स के तौर पर भी ये है। ठीक है, वहाँ पर भी भाषा में हम लोगों को अवहट अपभ्रंश पढ़ना होता है। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वहाँ पर दोस्तों अवहट का ये नोट्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। अवहट भाषा की व्याकरण संरचना। बिना व्याकरण संरचना के दोस्तों भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, हम लोग हिंदी भी देखते हैं तो हिंदी का भी व्याकरण देखते हैं, संस्कृत का भी व्याकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले व्याकरण संरचना में हम लोग संज्ञा और कारक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संज्ञा के स्तर पर अपभ्रंश में चल रही सरलीकरण की और अधिक विकसित हुई। सरलीकरण जो अपभ्रंश में हो रहा था तो अवहट में और यह तेजी से हुआ। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ कर्ता ने। ठीक है, तो अवहट अपभ्रंश में क्या होता था दोस्तों, कारक के लिए दो कारक के लिए एक ही रूप का प्रयोग होता था। ठीक है, जैसे कर्ता कर्म संबोधन के लिए एक ही रूप का प्रयोग होता था, करण अधिकरण के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था, संप्रदान अपादान और संबंध कारक के लिए एक रूप का प्रयोग होता था। किंतु जब ये अवहट में आया तो यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग रूप का प्रयोग होने लगा। यहाँ पे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कर्ता ने। अभी हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं दोस्तों, कर्ता ने ही पढ़ते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी बोला गया, और यह आज जो हम लोग हिंदी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे ये बहुत ही करीब है। तो देख लीजिए यहाँ पर कर्ता ने, कर्म में क्या होता है, के ही और के ही। ठीक है, करण सौ से, संप्रदान के ही लागी, आपादान से सौ, संबंध में का के की केर केरा। ठीक है, और अधिकरण में माज और मही। तो कारक में इस तरह से परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश और में एक रूप का प्रयोग होता था, और अवहट में क्या हुआ, सभी कारक के लिए अलग अलग रूप का प्रयोग होने लगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अपभ्रंश के, ठीक है, विभक्ति ही के स्थान पर ही का प्रयोग होने लगा। विभक्ति ही थी, उसके जगह पर विभक्ति ही का प्रयोग होने लगा। उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर जल ही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अवहट में जल ही। ठीक है, और वहाँ अपभ्रंश में मन ही था, तो अवहट में क्या हो गया, मन ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव की जगह पर आप सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे तो इस तरह के जो उदाहरण अगर आप लोग एक दो दे देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उदाहरण दे देना है लिख कर कि अपभ्रंश में विभक्ति ही के स्थान पर ही का प्रयोग होने लगा, उदाहरण ये, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। जो भी कॉपी चेक करेंगे उन्हें लगेगा कि हाँ आपने इसे पूरा पढ़ा है। ठीक है, लिंग संरचना के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अपभ्रंश की भांति अवहट में भी दो लिंग थे। अपभ्रंश में भी दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग था। ठीक है, तो अवहट में भी यहाँ पर दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हुए। संस्कृत में जैसे दोस्तों हम लोग तीन लिंग पढ़ते थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, लेकिन अपभ्रंश में नपुंसक लिंग को हटा दिया गया था, और अवहट में भी दो ही लिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं सर्वनाम व्यवस्था के बारे में। ठीक है,
सर्वनाम में अवहट में अभ्रंश से अलग प्रयोग देखने को मिलते हैं, ठीक है, या अवहट में इसका विकास अधिक हुआ है। अवहट में देखिए क्या प्रयोग होने लगा था सर्वनाम में, उत्तम पुरुष, अभी भी हम लोग देखते हैं उत्तम मध्यम अन्य पुरुष हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो उत्तम पुरुष में अवहट में क्या प्रयोग हो रहा था, मैं, हो, मेरा, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम, तम, तुम्हार, तुहार। इसमें दोस्तों कुछ कुछ वर्ड ऐसा आप देख रहे होंगे जो हम लोग आज के हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अन्य पुरुष में वह या उन्ह। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ऊपर के सर्वनामों को देखने से यह पता चलता है कि अवहट की आधुनिक हिंदी, यानी आज जो हम लोग हिंदी यूज करते हैं या आधुनिक हिंदी हुई, से निकटता बहुत अधिक है, ठीक है। विशेषण देख लेते हैं। अवहट में संख्यावाचक विशेषण के साथ सार्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग होने लगा। अपभ्रंश में हम लोग देखे थे दोस्तों, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता था। यहाँ मैंने संख्यावाचक विशेषण लिखा है, जैसे 7, 10, 30, 28 नंबर है, संख्यावाचक है। लेकिन अवहट में क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण मैंने नीचे लिखा है, देख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण क्या क्या है, तो ऐस, ऐसो, जईस, उत्ता, जित्ता, ठीक है ना। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण है। तो यहाँ पर अवहट में विशेषण में क्या प्रयोग हो गया था, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के साथ साथ सार्वनामिक विशेषण का भी प्रयोग होने लगा था। इंपॉर्टेंट परिवर्तन है अपभ्रंश से अवहट में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्रिया संरचना है। क्रिया संरचना में क्या हुआ था देखते हैं। क्रिया की दृष्टि से अवहट में तीव्र गति से विकास दिखाई देता है। यहाँ पर भी अपभ्रंश में हम लोग क्रिया विशेषण को अगर पढ़ेंगे, आगे अगर पढ़ने का मौका मिला मैं ज़रूर उसके लिए आपको वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो अपभ्रंश में क्रिया की जो विकसित रूप था, अवहट में वह और अधिक तेजी से दिखाई देता है। अवहट के क्रिया रूप आधुनिक हिंदी की बोलियों के काफ़ी समीप है दोस्तों। मतलब कह सकते हैं कि जितने भी विद्वान हुए, ठीक है, तो उनकी रचना जब आप देखेंगे तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो अवहट में भी आधुनिक हिंदी की समीप माना गया है, क्योंकि इसमें जो भी शब्द आप देखेंगे वो बहुत से लेखकों ने यूज किया है, ठीक है। और हम लोग आज भी कुछ कुछ वर्ड गांव में देहातों में आज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, आपको समझ में आएगा, जैसे चल, उठ, कह, खा, ठीक है। भेल देहात में बोला जाता है दोस्तों कहल। देखिए आजकल बिहार में तो ये कहल बहुत ये उपयोग में आते हैं। उठी, देखिए, सुनिए, ठीक है। ये शब्दों को देखने से पता चलता है दोस्तों अवहट की क्रिया रूप आधुनिक हिंदी बोलियों के काफ़ी समीप थी और अपभ्रंश से यह काफ़ी विकसित रूप था, ठीक है। काल संरचना देखते हैं। इसके बाद काल संरचना है। तो अपभ्रंश की भांति अवहट में भी 3 काल थे। आज भी हम लोग दोस्तों 3 काल के बारे में पढ़ते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। तो अवहट में भी 3 काल थे। अवहट में काल संरचना पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के पृष्ठभूमि के रूप में पूर्वी और पश्चिमी अवहट के रूप में विकसित हुई थी। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के रूप में ही अवहट भी पूर्वी अवहट और पश्चिमी अवहट के रूप में विकसित हुई। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में पूर्वी अवहट में क्या था, जात, करत। वही पश्चिमी अवहट में करंता, करंते। दूसरा भूतकाल में पूर्वी अवहट के बारे में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे ल रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, चलला, गईला, ठीक है। और पश्चिमी रूप में थका या थके, क रूप का। फिर भविष्य काल में पूर्वी अवहट में दोस्तों ब रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाइब, जाइब, ठीक है। और पश्चिमी अवहट में ह रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे करही, करिहऊ, ठीक है।
और तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो काल संरचना हम लोग को समझ में आता है। और यह बहुत से जो वर्ड हैं, रूप हैं, वो हम लोग हिंदी के नज़दीक पाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अवहट की शब्दकोशीय विशेषता। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द आज भी हम लोग बहुत यूज करते हैं और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो विदेश से लिए गए हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वयं देश के ही हैं। तो अवहट में भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द का प्रयोग होता था। दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिर्फ बता दूं कि ये इसमें एक क्रम था दोस्तों कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग होता था और किसका सबसे कम होता था। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर में जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता था वह तद्भव रूप था, तद्भव शब्द था। ठीक है, तद्भव का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। उसके बाद दूसरे नंबर पर देशज शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता था अवहट में। फिर तीसरे में विदेशज, विदेशज शब्द का। और दोस्तों चौथे नंबर पर सबसे कम प्रयोग होता था तत्सम शब्द। इसे याद रखिएगा। अवहट की शब्दकोशीय विशेषता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि सभी तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द का प्रयोग होता था, किंतु सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था तद्भव शब्द का, उसके बाद देशज शब्द का, उसके बाद विदेशज शब्द का, और फिर सबसे कम प्रयोग होता था तत्सम शब्द का। ठीक है, यहाँ पर देशज शब्द का जो प्रयोग होता था दोस्तों, एक दो, वो क्या है, गुंडा, हांडी। और विदेशज शब्द है जो तुर्की, ईरान से आया है, अरब से, वह था कसीदा, खुदा, चाबुक। तो ये शब्द थे दोस्तों शब्दकोशीय विशेषता, इंपॉर्टेंट है। इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप मानकर चले जरूर से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा अवहट के बारे में। और अवहट के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुत सारे इसके जो व्याकरण या शब्दकोश संरचना जो भी है उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह हिंदी भाषा के जो हम लोग आज यूज करते हैं वो काफ़ी इसके नज़दीक है। तो निष्कर्ष मैंने यहाँ लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के सरलीकरण की जो परंपरा अन्य भाषाओं में शुरू हुई थी। बहुत से सारे दोस्तों भाषाएं हुई, संस्कृत प्रथम भाषा थी, लेकिन जब उसका व्याकरण लिपिबद्ध हुआ और जो भी उसके थे वो काफ़ी कठिन हुए, तो लोगों ने उसके जगह पर अन्य भाषाओं का प्रयोग शुरू कर दिया। दोस्तों आज भी हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग हिंदी यूज करते हैं, पहले लिखने में यूज करते हैं, लेकिन आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं। आप मैसेज करते होंगे मोबाइल में, तो हिंदी की जगह पर दोस्तों जल्दी जल्दी लिखने के लिए आप इंग्लिश लेटर का यूज करते हैं हिंदी लिखने में, जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। यहाँ कोई अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों में हम लोग, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में हम लोग हिंदी का ही लिखते हैं, लेकिन दोस्तों सरल करने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों जितनी भाषाएं हुई दोस्तों, उसमें कोई कठिनाई आने लगी तो लोग उससे दूर होते चले गए और उसी का सरलीकरण हुआ, यानी कि अन्य भाषाओं का उदय हुआ जो उससे सरल थे और लोगों ने उसे अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत के सरलीकरण की जो परंपरा अन्य भाषाओं में शुरू हुई थी वह अपभ्रंश में हिंदी भाषा के निकट आई। अपभ्रंश में जो परिवर्तन हुए वो हिंदी भाषा के निकट आई और अवहट में उसका विकास और भी तीव्र गति से हुआ और हिंदी के और अधिक निकट आया। अवहट का देखिए एक और विशेषता, अवहट की एक विशेषता यह है कि इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों का मूलभूत स्वरूप दिखाई देता है। आपने देखा दोस्तों, कुछ उदाहरण थे, कुछ व्याकरण से संबंधित भी तथ्य थे, तो उसे जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो हम लोग आजकल आधुनिक बोलियां जो यूज करते हैं घरों में, गाँव में, देहात में, वो अवहट के मूलभूत स्वरूप के जैसा ही दिखाई देता है। जो मूलभूत अवहट के जो व्याकरण संरचना थी उसके अनुसार ही दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग अवहट को हिंदी के काफ़ी करीब पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि अवहट से संबंधित जो भी मैंने तथ्य आप लोगों के सामने रखे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज नहीं तैयार किया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने आज इसके बारे में सिर्फ अवहट के जो भी व्याकरण तथ्य थे उसको रखा है, लेकिन कल मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने रख दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अवहट से रिलेटेड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से कीजिए, और अगर कुछ कमी लगी हो तो मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, मैं उसमें कुछ परिवर्तन करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।